मॉर्निंग स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर 4 को। इसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हिंदी में इसको कहते हैं जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य को दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की जरूरत है, और इंट्रोडक्शन में ही हम लोग जानेंगे सबसे पहले हेल्थ क्या होता है। बिकॉज आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो इस चैप्टर को खुलने के बाद ये नहीं जानना चाहता होगा कि सर व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है। हम लोग इसको समझे, लेकिन मैं आपको एक बात पहले बताना चाहता हूं, सिर्फ यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित बातों को नहीं, हमको जनन स्वास्थ्य से संबंधित बातों को जानना है। वैसे स्वास्थ्य क्या होता है मैं यहाँ बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन में, लेकिन जनन स्वास्थ्य और इससे संबंधित कौन कौन से मैटर्स हैं, इस सारे चीजों को हम लोग को इसमें इंक्लूड किया गया है और हम लोग को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय में कि ये जनन स्वास्थ्य क्यों आपकी बुक में दिया गया है, क्यों अधिक से अधिक टीवी पर ऐड करके बताया जाता है, पेपर्स में बताया जाता है, पर्चे बंटवाती है सरकार, कैंप लगवा के, शिविर लगवा के सभी लोगों को ये समझाया करती है बाय टीम, अपने टीम के थ्रू ये बताना चाहती है लोगों को कि आप स्वस्थ कैसे रहें, आप अपने स्वास्थ्य की ख्याल कैसे रखेंगे, खासकर जनन से संबंधित स्वास्थ्य के बारे में। तो हम लोग देखते हैं ये टर्म आप लोग सुने होंगे WHO। WHO क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। WHO का मीनिंग क्या होता है? WHO का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हिंदी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है। एक टाइम था, ऐसा समय जो आप अपने दादाजी दादी जी के द्वारा सुन रहे होंगे, वो लोग कहानियों में बताते हैं कि एक समय था जब 1000 बच्चे किसी खास जगह पे जन्म लेते थे और पता चलता था दूसरे दिन वहां पे एक बच्चे ही बचे हैं। 1000 माँ अपने 1000 बच्चों को जो जन्म देती थी, उसमें से कहीं मुश्किल से 5 माँ बच पाती थी। यहाँ मेरे कहने का सेंस ये है कि कुछ दिन पहले WHO के अकॉर्डिंग हमको ये डाटा पता है कि मदर का डेथ रेट जो है या चाइल्ड का जो डेथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा था, जिसको हिंदी में हम लोग मातृ मृत्यु दर कह सकते हैं और शिशु मृत्यु दर कह सकते हैं। ये बहुत ज्यादा था और इन दोनों को रोकने के लिए WHO की बहुत सारी संस्थाएं आज कारगर है और उसी से निकल कर आया हुआ ये फैमिली प्लानिंग, जिसकी बात हम आगे कर रहे हैं। बट आप इसमें जान लीजिए कि स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है, समझिए स्वास्थ्य का परिभाषा क्या होता है। तो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि द स्टेट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी जीवधारी की सजीव की वह अवस्था इन विच जिसमें हिज बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी इज वेल, यानी जिसकी मानसिक अवस्था, सामाजिक अवस्था और व्यवहारात्मक रूप से अगर वो ठीक दिखता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह जीव क्या है, स्वस्थ है, यानी उसका स्वास्थ्य ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप स्वास्थ्य की परिभाषा गहराई तक खोज कर देखें तो कुछ खास परिभाषा इसकी नहीं होती है। परिभाषा से अधिक महत्वपूर्ण बात इसमें यह जानने के लिए है, इंपॉर्टेंट मैटर, कि इसके किस तरह से हम लोग ख्याल रखते हैं, हाउ टू मेंटेन आवर हेल्थ, हम लोग अपने स्वास्थ्य की किस तरह से ये मेंटेनेंस देते हैं, ये जानना जरूरी है। आप समझ गए कि अगर आप मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और व्यवहारात्मक ढंग से ठीक है, तभी आपको कहा जा सकता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है। लेकिन एक बात मैं रिकमेंड करना चाहता हूं आप लोगों को, आप लोग के मन में एक क्वेश्चन अभी जा चुका होगा कि सर आप ये बताइए कि क्या अभी हम लोग के आसपास में जितने भी लोग हैं क्या वो स्वस्थ हैं? सभी लोग स्वस्थ हैं? नहीं। इसका जवाब होगा नहीं। बहुत सारे लोग इसमें आपको कमेंट में बताएंगे
आप जितने लोगों से क्वेश्चन एनालाइज कीजिएगा, आई थिंक आपको उसका जवाब मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा उसका, नो ऑल पीपल्स आर नॉट हेल्दी। सभी लोग जो हैं वो स्वस्थ नहीं है। कैसे नहीं है स्वस्थ जी? क्योंकि स्वस्थ होने के लिए कुछ स्टेज है, और जहां तक मेरी मानना है तो कोई भी सजीव जब वो 6 साल से आगे निकलता है तो 6 साल के बाद वो स्वस्थ नहीं रहता है, उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती है। लेकिन 0 से 6 साल का जो बच्चा होता है, अगर आप उसके फिजिकली मेंटेनेंस देते हैं तो कितना, 0 से लेकर 6 साल का, 0 to 6 years चाइल्ड जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, वो स्वस्थ होते हैं। लेकिन आज अगर WHO सर्वे कर दे तो इसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, यहां पे हम लोग को 99% पीपल अनहेल्दी है, अस्वस्थ है। क्योंकि किसी को मानसिक चिंता है, किसी को सामाजिक चिंता है, और किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है। फिजिकल प्रॉब्लम का मतलब होता है सर्दी, बुखार, खांसी, खुजली, दिमाग, ये सब होता है। सोशल का मतलब होता है कि अगर वो समाज में रहता है तो समाज का चिंता है, और मेंटल फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है उसकी, मेंटल प्रॉब्लम की। दैट मीन्स उसको हम लोग स्वस्थ यानी हेल्दी नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए, इस जनन स्वास्थ्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO था, ये क्या लॉन्च किया, फैमिली प्लानिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं परिवार नियोजन। ये फैमिली प्लानिंग जो था ये कब लॉन्च हुआ था, 1951 में, 1951 में। सभी संस्थाएं जैसे यहां पे CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ये भी थक चुका था ये रिसर्च करते करते कि किस तरह से हमारे पूरे विश्व में जो माँ की, जो मदर का डेथ रेट बढ़ रहा है उसको मेंटेन किया जाए, कंट्रोल किया जाए, और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो जन्म लेते मर जा रहे हैं, कैसे उनको हम लोग कंट्रोल करें। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि 1951 में, 1951 में वर्ल्ड का पहला कंट्री है अपना इंडिया, विश्व का पहला देश है अपना इंडिया, भारत, जो इस फैमिली प्लानिंग को लॉन्च करके और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को रोकने में सफल हो गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, नीट वगैरह में भी क्वेश्चन ये डाल दिया जाता है, हु इज द फर्स्ट कंट्री दैट गॉट सक्सेस इन लॉन्च फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को लॉन्च करने में सबसे पहला जो कंट्री था विश्व का, वर्ल्ड का, वो कौन सा था जो सक्सेस हुआ, तो वह था इंडिया। पहला कंट्री है ये विश्व का जो 1951 में फैमिली प्लानिंग में सक्सेस हुआ। लेकिन इस फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत क्या क्या बताया गया लोगों को, इस फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत लोगों को यह समझाया गया कि आप अपने घर में कितने बच्चे जन्म देकर स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह से स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, इसको ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए यानी बड़े पैमाने पर लाने के लिए गवर्नमेंट क्या की, इंडियन गवर्नमेंट टीवी पे ऐड करवा दी, टीवी पे डलवा दी, जितने भी चैनल चलते थे आज भी आप लोगों को दिखाया जाता है। शिक्षकों को पहले, मैं बता रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, कुछ दिन आज से बहुत दिन पहले, 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूं, बच्चे जो थे जैसे ही सुनते थे जनन, रिप्रोडक्शन, उनके मन में मतलब पता नहीं कौन सी एक्साइटमेंट आती थी, उनको लगता था कि लग रहा है कि इसमें हम लोग के लिए कुछ इंटरेस्टेड चीज पढ़ाया जाएगा उनके मजा के लिए। बट मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो मजा नहीं हुआ करता है जो उनके मन में चलता है, ये फिजिकल इंटरेस्ट नहीं होता है, ये जो है ये इंटेलेक्चुअल
और बिहेवियर इंटरेस्ट होता है, जिससे हमारा और सभी जीवों का कल्याण होता है। इस परिवार नियोजन को, फैमिली प्लानिंग को आगे चलकर गवर्नमेंट इतना ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग करवाई, जिससे इसका नाम रख दिया गया अब कल्याण नियोजन। इसका नाम आगे चलकर रखा गया था कल्याण नियोजन। कल्याण नियोजन। लेकिन कल्याण नियोजन के बाद भी कुछ दिन के बाद इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, इसको काफी ज्यादा विस्तार किया गया, बड़े पैमाने पर इसको फैलाया गया, और भारत की कॉपी करके, इंडिया की कॉपी करके बहुत सारे कंट्री जो थे इस फैमिली प्लानिंग के थ्रू अपने यहाँ के लोगों को ये शिशु दर, मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को रोकने में सफल हुए, जिससे भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट इसका नाम आगे चलकर अब रख दी बाल विकास एवं कल्याण नियोजन, यानी अब इसका नाम हो गया RCH। RCH का पूरा नाम होगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसका पूरा नाम हो गया, यानी अब आगे चलकर इसको RCH कहा गया था। लेकिन अब RCH में क्या होता है, एक प्रोसेस आता है। यहां पे आप लोग को एक फिगर दिख रहा होगा जो एमनियोसेंटेसिस का फिगर है। अब इस फिगर से, ये जो फिगर दिख रहा है यहां लिखा गया है एमनियोसेंटेसिस, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उलवेधन, भ्रूण उलवेधन कहते हैं इसको, थोड़ा हिंदी टेढ़ी है इसकी। लेकिन इस एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस का गलत यूज कैसे लोग आज कर रहा है, किस लिए साइंटिस्ट इसको दिए हुए थे, और आज लोग क्या इसका यूज करके अपने फैमिली में इंपॉर्टेंस के जगह पे उसको क्या कहा जाए, हार्मफुल इसको बना रहा है, आप लोग देखेंगे, इसमें समझेंगे, बता रहा हूं अभी। देखते हैं हम इस फिगर के थ्रू एमनियोसेंटेसिस का क्या यूज है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत लोगों को जो बताए जाने वाली चीजें थी, वो इसमें पहला चीज था कि इसका ब्रॉडकास्टिंग कैसे किया जाए। तो इसको टीवी और अखबार में डाल दिया गया, शिविर लगाकर लोगों को समझाया गया, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एक खास दिन इसका प्लानिंग करके और इसके लिए खास टीचर को बुलवाकर समझाया गया था। आफ्टर दैट इसी में एक मेथड आता है कि भ्रूण को जांचने के लिए उसमें कौन सी बीमारी है, कोई उसको अनुवांशिक रोग तो नहीं है, अगर रोग है तो उसको कैसे ठीक किया जा सके। इसके लिए साइंटिस्ट से हम लोग ये जानते हैं कि मां के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, उस बच्चे को कोई असामान्य बीमारी तो नहीं है, एबनॉर्मल डिजीज तो नहीं है, लाइक उसको डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब अगर बीमारियां उसको है तो डॉक्टर उसको ट्राई करता है, कोशिश करता है बाय मेडिसिन उसको ठीक कर सके। लेकिन इसमें एक चीज और होती है कि लिंग की डिटर्मिनेशन हो जाती है। दैट मीन्स इसमें ये पहचान में जाता है कि मां के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह बेबी लड़की है या लड़का, इसकी पहचान हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट इसकी पहचान नहीं होती है, अगर डॉक्टर चाहे तो उसको छुपा भी सकता है, क्योंकि इसके लिए इसमें एक शॉर्ट मेथड है, जिस मेथड को अगर वो ना करे तो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन संभव नहीं है, नहीं हो पाता है। अब ये होता कैसे है, पहले इसको जान लेते हैं हम लोग। ये क्या है आप जान लीजिए। इसका लक्ष्य है कि इस बच्चे को, यानी जो बेबी है, भ्रूण जो मां के गर्भ में पल रहा है, इसमें पाए जाने वाले असामान्य बीमारियों की जानकारी लेना इसका लक्ष्य है, एम है। अब जानते हैं एमनियोसेंटेसिस की मेथड, जिसको प्रोसीजर कहते हैं, विधि। एमनियोसेंटेसिस होती कैसे है, तो देखिए बता रहा है कैसे होती है। आप अगर कभी अपने कान की इलाज करवाए हैं, अपने ब्रेन की इलाज करवाए हैं, बाय गॉड ऐसा किसी को नहीं हो कभी, बट अगर हुआ है तो आपको पता चला होगा, उसमें एक प्रोसेस आता है मेडिकल में, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी होता है जिसको हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी या इकोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, सोनोग्राफी जो होता है, ये सोनोग्राफी, इसको हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी।
ग्राफी या इकोग्राफी भी कहते हैं हम लोग, इकोग्राफी कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोग्राफी के द्वारा होता क्या है। प्रोसीजर में आप ध्यान से इसको समझेंगे कि एमनियोसेंटेसिस का विधि क्या है, पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहले जो होता है, आप इस फिगर में ये जानिए कि क्या क्या है। यूट्राइन वॉल का मतलब होता है वो गर्भाशयी दीवार, यानी जो गर्भाशय का लास्ट वाला जो ये एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ दीवार होता है, मसल्स का, मांस का, वो है। और उसके नीचे जो बेबी है, ये बेबी और दीवार के बीच में कुछ लिक्विड भरे होते हैं जो इसके अंदर भी होते हैं, जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और इस एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ क्या होता है, जहां बेबी है यहाँ पे दिख रहा है ये सेल्स, ये जो कोशिका है इस एमनियोटिक लिक्विड के साथ टूटा हुआ रहता है। ये सेल होता है बेबी के, ये जो मतलब नाड़ी जो होता है, ठीक है, जो रस्सी जैसा होता है, बाद में उसको काट दिया जाता है, तो ये होता है। प्लासेंटा का फिगर ये दिख रहा है आपको। मैं पहले बताया था प्लासेंटा कि वो भ्रूण को क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, भोजन प्रदान करता है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि सर प्लासेंटा होता कहाँ है, किस तरह से भोजन प्रदान करेगा, तो यू कैन सी हियर क्लियरली, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्लासेंटा है, ये जो दीवार बाबू, इसी को बाद में क्या होता है कि काट कर हटा दिया जाता है। बच्चा जब बाहर निकलता है तो इस नाड़ी के साथ साथ यहाँ से इसको काट कर और प्लासेंटा को यहाँ से बाहर कर देते हैं हम लोग। अब ये है क्या, देखिए ये प्लासेंटा है, इसको फूड प्रोवाइड कर रहा है। ये जो सेल है, ये सिरिंज से क्या करते हैं हम लोग, यहां से ले लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये लिखा गया टेकन बाय सिरिंज, सिरिंज के द्वारा इसको खींच लेते हैं। जैसे ही इसमें 2 ml ब्लड खींचते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को खींचने के लिए क्या होता है, पेशेंट को बेडिंग करके, पेशेंट को बेड पर सुलाकर, और ये जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमिनल कैविटी, इस एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट थोड़ा सा नीचे, ठीक है, जिसको हम लोग मतलब बोलचाल के लैंग्वेज में या फीमेल के लैंग्वेज में जिसको पेड़ू कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा, तो उस वाले हिस्से पे इंजेक्शन को लगा देते हैं। और इंजेक्शन को जैसे लगाते हैं, ये निडल जो है ये जाना चाहिए इसके भ्रूण तक, एमनियोटिक फ्लूइड तक जाना चाहिए। जैसे ही इस बेबी के एमनियोटिक फ्लूइड तक जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि ज्यादा इस निडल को आप इंजेक्ट न कीजिए, क्योंकि ये जाकर इसको अटैक भी कर सकता है बेबी को, तो ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। यहां से जैसे ही इस निडल को आप पुश इन करते हो और इसको पिस्टन को खींचते हो, खींचने के बाद इसमें ब्लड आता है, लेकिन इस ब्लड के साथ कुछ इसके जो ब्लैक सेल्स हैं, एमनियोटिक सेल्स जिसको कहते हैं, ये कोशिकाएं चली आती हैं। अब देखिए इस जब सेल सिरिंज में चली आएगी तो क्या होगा, अब क्या होगा कि इस ब्लड को, जैसे आप ब्लड टेस्ट देते हैं, करवाते हैं, तो आपको पता होगा कि डॉक्टर क्या करता है, सैंपल बनाता है उसका। लाइक उसी तरह से एक इसके लिए टेस्ट ट्यूब आता है। अब उस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है कि इस ब्लड को डाल देते हैं। ब्लड को डालने के बाद यहाँ पे होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। जैसे ही अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी का मेथड आपको बता रहे हैं क्या है। ये अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए इसको स्लाइड पे, यानी जो टेस्ट ट्यूब में रखा गया है इस ब्लड को, इसको लाकर अब स्लाइड पे रख लेते हैं। और स्लाइड पे रखने के बाद माइक्रोस्कोप से सबसे पहले इसमें देखते हैं, अगर इसमें ये सब सेल्स आ चुका है तब अल्ट्रासोनोग्राफी पॉसिबल है इसमें। आफ्टर देन क्या होता है, जब आपको सेल दिख गया तो आप माइक्रोस्कोप को हटा देते हो। माइक्रोस्कोप हटाने के बाद अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए एक ट्रांसड्यूसर मशीन होता है। ट्रांसड्यूसर मशीन को जैसे ही आप ऊपर से रखते हो ऑन द पोजीशन ऑफ माइक्रोस्कोप, जहां से आप देख रहे हो उसको, इस स्लाइड पे क्या होता है, उस ट्रांसड्यूसर से इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है। और इलेक्ट्रिक सिग्नल आने के लिए क्या होता है कि उसमें, उस ट्रांसड्यूसर में लगा रहता है एक लेड जिंकोरेट। लेड जिंकोरेट जो है क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल से टकरा कर ही फोटो फिल्म बनता है, ठीक है। अब उस ट्रांसड्यूसर से जब इलेक्ट्रिक सिग्नल इस पे पड़ेगा, तो पड़ने के बाद क्या होगा, यहां से लगभग 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है उसका, जो मतलब वेव होता है, तरंग जो होता है उसका बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। और जैसे ही इस सेल पे इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है, इससे टकराकर, ठीक है, स्ट्राइक करके अगेन चले जाता है उस ट्रांसड्यूसर के लेड जिंकोरेट के पास। और जब वहां पे जाता है तो धीरे धीरे वहां पे इमेज बनने लगता है। अब उस इमेज को क्या करता है, जो कंप्यूटर चलाता है उसको
थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर और फोटो फिल्म बना लेता है, और फोटो फिल्म बनाने के बाद वो आपको प्रोवाइड कर देता है, जो कि लाइक एक्सरे जैसा रिपोर्ट मिलता है। और उसमें आपको दिख जाता है कि इस बच्चे को कोई बीमारी है या नहीं है, बट आप इसको इजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते, नहीं पहचान सकते हैं, डॉक्टर ही पहचान सकता है इसको, बिकॉज इसकी सारी जो ट्रेट्स है, लक्षण जो है, वो डॉक्टर को ही पता होता है। आई थिंक आपको भी हो सकता है अगर आप पढ़ाई करेंगे तो, लेकिन ये डॉक्टर को ज्यादा पता होता है। अब वहां से डॉक्टर क्या कर लिया, डिटरमाइन कर लिया इस बच्चे को कोई बीमारी है या नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन वहीं पे तुरंत जैसे ही डॉक्टर उसको रिपोर्टिंग करता है, वो जो व्यक्ति डेट मीन्स जो हस्बैंड अपने वाइफ का ये एमनियोसेंटेसिस करवाता है जांच, कोई चीज और बोलता है कि डॉक्टर साहब हमको ये भी बता दीजिए कि ये लड़की है या लड़का। तो लड़की है या लड़का, इस बात की जानकारी के लिए उसको करना पड़ता है एक और प्रोसेस, जिसको हम लोग बार इमेज कहते हैं, जिसको हम लोग ये बार इफेक्ट या बार इमेज कहते हैं। ये बार इमेज जैसे जब तक नहीं बनेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि वो बच्चा जो है वो लड़की है या लड़का है। अब क्या करता है डॉक्टर, इस जो लेट जिनक्रोनिक क्रिस्टल है उसका फिर से सहारा लेता है और उसको वहां पे क्रोमोसोमल इफेक्ट दिख जाता है, दैट मींस XX या XY, और इसी के बेस पे वो वहां पे डिटरमाइन करके बता देता है कि ये लड़का है या लड़की। अब वो व्यक्ति आश्वस्त हो जाता है। अगर बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे हैं, सोसाइटी में ऐसे हैं, आप अपने आसपास देख सकते हो, जिनको पता चलता है कि ये लड़की है, तो क्या करता है, डॉक्टर से बोलता है धीरे से जाकर कान में, डॉक्टर साहब 5-10 हजार रुपया ले लीजिए और इसको खत्म कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, जिसको बाबू हम लोग कहते हैं भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या इसको कंप्लीटली बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको अब कभी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आप हिस्ट्री उठाकर अगर देखते हैं तो तब से लेकर अब तक, अभी तक अगर हिस्ट्री में आप देखें तो इस यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस, जिसको अस्तित्व कहते हैं, तब तक ही है जब तक इस यूनिवर्स पर लेडीज है, स्त्री है। सो आप अपनी बेटी, बहन या आसपास की पड़ोस की जो भी लड़की जन्म ले रही हो उसकी कभी हत्या ना कराएं, कन्या भ्रूण हत्या ना कराएं। इसके अगले प्रोसेस को एमनियोसेंटेसिस के बाद फैमिली प्लानिंग जो है किस तरह से आगे बढ़ा, फिर हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहिए। एक खास बात आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको अगर चैनल का नाम पता नहीं है, आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो एक चीज जानकारी रखिए, इसके लिए एक वेबसाइट भी है। आप यूट्यूब पर जाइए, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूब विजिटर हैं, आप यूट्यूब पे अपने जाइए और यूट्यूब पर जाने के बाद ये वेबसाइट आप डालिए, वहां पे www.krbioclasses.com, आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा, जितने भी ये बायोलॉजी के क्लास 12 के जितने भी बायोलॉजी क्लासेस हैं, आपको टोटल चीज मिल जाएगा और वहां पे ध्यान से आप देख सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने साथ, अपने फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़ रहे हैं इस लॉकडाउन जैसे महामारी में, उन तक इस वीडियो को पहुंचा सके। सो आपको शेयर करना पड़ेगा, आप शेयर भी कर देंगे इसको। फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में।